नमस्कार साथियों। कल हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि हम जुडिशरी की शुरुआत कैसे करेंगे और मैंने आपको बताया था कि हम इसकी शुरुआत क्रिमिनल सब्जेक्ट से करेंगे। तो जैसा कि कल हमारे बीच में डिस्कस हुआ था, तो आज हम क्रिमिनल की जो जड़ है यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके पिछले ईयर्स के पेपर्स के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। जैसे ही हमने उसको एनालिसिस किया, हमें पता चलेगा कि इसके कौन से सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कितने सेक्शंस हैं जो केवल प्री में काम आते हैं और कितने ऐसे सेक्शन हैं जो मेंस में जाके काम आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जुडिशरी में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट को डिस्क्राइब करे, अर्थात सभी एक एक सेक्शन के सभी का अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आईपीसी के ऊपर। आईपीसी को मैं आपको 5 भागों में बांट कर पढ़ाऊँगी। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसके ऊपर। उसके बाद मैं बात करूँगी इसके जनरल एक्सेप्शन, प्राइवेट डिफेंस, उसके बाद में डिफरेंस के पॉइंट, उसके बाद में पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए अपराध, और फिर उसके बाद पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में किए गए अपराध, और फिर लास्ट में हम इसका जो रिमेनिंग पनिशमेंट पार्ट रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 1862 को, यानी भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862 को। उसके बाद इसका जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड मेकाले को दिया जाता है। चलिए, ये तो कुछ चीज़ें हो गई। अब ये आईपीसी क्यों आई थी? आईपीसी आई थी कि अगर किसी भी व्यक्ति का दायित्व से नहीं बच सके, यानी जो व्यक्ति अपराध कर रहा है वो अपने दायित्व से उन्मुक्त नहीं हो सके, इसलिए भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। ये समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इसके ऊपर स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं सेक्शन 1 से लेके 4। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप आईपीसी को शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप आईपीसी की इंडेक्स को लर्न करें। इंडेक्स को लर्न करने के बाद आप 1 बाय 1 सेक्शंस के ऊपर आएँ, क्योंकि जब तक आपको इंडेक्स याद नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़ने में थोड़े असमर्थ लगोगे। चलिए, सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसका नाम क्या रहेगा, उसका विस्तार कहाँ पर है। तो भारतीय दंड संहिता का नाम आप सभी को विदित है कि इसको भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता है। यह संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं थी, लेकिन अभी जो संशोधन हुआ जिसमें आर्टिकल 35A एंड 270 के ऊपर चर्चा हुई, तो उसके रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर को भारत का पार्ट बना लिया गया। इसी रिगार्डिंग क्या हो गया, भारत के ऊपर भी लागू हो गई आईपीसी। अब इसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ पर है? तो क्षेत्राधिकार इसका डिस्क्राइब करता है सेक्शन 2 से लेकर 4 तक कि आईपीसी कौन कौन सी जगह पर लागू होगी। तो देखिए, सबसे पहले भारत के अंदर जो अपराध किए गए हैं उनके ऊपर आईपीसी लागू होगी। ये कहाँ बताया गया है? ये सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है। उसके पश्चात हम बात करें कि आईपीसी और कहाँ पर लागू होगी, तो सेक्शन 3 और 4 के ऊपर हम बात करेंगे। सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई अपराध भारत के बाहर किया गया है लेकिन वो भारत की विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, अर्थात अपराध तो किया गया भारत के बाहर लेकिन वो विचारण का पात्र, यानी वहाँ पर सीआरपीसी अप्लाई हो रही है, तो उसको भारतीय विधि के अनुसार दंडित किया जा सकेगा। ये प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? ये प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 188 के अंदर कि भारत से बाहर किए गए अपराधों का विचारण कैसे किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 4 के ऊपर हम आते हैं। सेक्शन 4 कहता है कि राज्य क्षेत्रातीत, यानी एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है। देखिए, जब ये ऑफेंस भारत के नागरिक के द्वारा किया जाता है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के किसी रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान के द्वारा किया जाता है, या फिर भारत में स्थित कोई कंप्यूटर है उसके माध्यम से किया जा रहा है, तो वह भारतीय विधि के अनुसार दंडित किया जा सकेगा।
ओके, इसका एक दृष्टांत भी बड़ा फेमस है कि जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं होता है तो वो किसी रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान का सदस्य होना चाहिए। अगर वह भी नहीं होता है तो किसी भारत में स्थित कंप्यूटर माध्यम से किया हुआ अपराध होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया क्षेत्राधिकार की आईपीसी का जो क्षेत्राधिकार होगा वो कैसे रहेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आईपीसी कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। अब तक हमने बात किया कि आईपीसी कहाँ पर अप्लाई होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे कि आईपीसी कहाँ पर अप्लाई नहीं होती। तो देखिए, सेक्शन 5 इसके बारे में बताता है कि आईपीसी कहाँ पर अप्लाई नहीं होती। तो फर्स्ट इसका पार्ट है कि आईपीसी भारत सरकार की सेवा के जो ऑफिसर्स हैं, सैनिक हैं, नौ सैनिक हैं या फिर वायु सैनिक हैं, जो अभिदेशन के आधार पर दंडित किए गए हैं, उनको आप भारतीय दंड संहिता के अनुसार विचारण का पात्र नहीं बनाएंगे। और अगर आप पात्र बनाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं बनाएंगे। ये प्रोविज़न आपके सीआरपीसी के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आईपीसी कहती है कि मैं किसी भी विशेष विधि पर लागू नहीं होंगी और एक स्थानीय विधि पर लागू नहीं होंगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर अगर किसी ऑफेंस के लेकर कोई अपने आप में विधि बनी हुई है तो वहाँ पर भारतीय दंड संहिता को लागू नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महिला संबंधित अपराधों के विषय के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस बना हुआ है, स्त्री रूपण अधिनियम बना हुआ है, उसके अलावा सेक्शुअल हरासमेंट वाला एक्ट बना हुआ है। तो जहाँ पर जो विधि अपने आप में विशेष है, उसकी पनिशमेंट वहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, उसके लिए आईपीसी कहती है कि मैं वहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। चलिए, उसके बाद स्थानीय विधि का मतलब यहाँ पर कहता है कि हर स्टेट की अपनी एक विधि होती है, वहाँ पर भी भारतीय दंड संहिता अप्लाई नहीं होगी। जैसे राजस्थान पे हम बात करें तो राजस्थान का रेंट कंट्रोल, उसके अलावा राजस्थान का भू राजस्व अधिनियम, इनके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। चलिए, ये हमारा पार्ट हुआ कि आईपीसी कहाँ पर लागू होगी और कहाँ पर लागू नहीं होगी। उसके बाद इसके सेकंड चैप्टर के ऊपर आते हैं, जो कहता है कि जनरल एक्सेप्शन क्या रहेंगे भारतीय दंड संहिता के। तो सबसे पहले सेक्शन 6 इसमें ये बताता है कि भारतीय दंड संहिता की परिभाषाओं के अंदर जितने भी अपराध आएंगे वो इस संहिता के अंदर, यानी इस परिभाषा के अंदर कवर कर लिए जाएंगे। ओके, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझिए। एक दृष्टांत मैं आपको बड़ा अच्छा बताती हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस काम को करने के लिए आबद्ध है, भले ही उसके पास में तथ्य की भूल हो, है ना। तो ये प्रोविज़न आपका जनरल एक्सेप्शन के अंदर बात कर रहा है। तो अब जनरल एक्सेप्शन के जितने भी प्रोविज़न आएंगे वो सेक्शन 6 ये कहता है कि मैं मतलब भारतीय दंड संहिता इस जनरल एक्सेप्शन को कवर करेगी। यानी वहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा जो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, अपराध किया जाता है, वो संरक्षण के अधिकारी रहेंगे। चलिए, अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको ब्रीफली कहा था कि मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर बात करूंगी, उसके बाद में हम आगे वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, तो जनरल डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो हम सेक्शन 8 से लेके 52A के ऊपर बात कर रहे हैं। सेक्शन 8 आपका जेंडर को डिस्क्राइब करता है कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर का मतलब या तो वो वुमेन हो गया या वो मैन हो गया, यानी नर और नारी दोनों के ऊपर जेंडर का प्रोविज़न हो गया। उसके बाद सेक्शन 9 आपका नंबर कहता है। नंबर कहता है कि कोई भी एकवचन या बहुवचन, दोनों चीज़ें सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद सेक्शन 10 कहता है कि मैन और वुमेन क्या होंगे, यानी मैन और वुमेन की परिभाषा क्या है। तो आईपीसी कहती है कि हर एज का मैन और हर एज की वुमेन इसके अंतर्गत क्या मानी जाएगी, वुमेन और मैन माना जाएगा। अर्थात अगर कोई स्त्री पैदा होते ही पैदा हो गई है तो वहां पर आईपीसी कहती है कि मैं उसको बच्ची नहीं मानूंगी, मैं उसको महिला ही मानूंगी। ठीक उसी तरह से अगर कोई बॉय पैदा होता है तो उसके लिए भी आईपीसी कहती है कि मैं उसको लड़का नहीं मानूंगी,
या बच्चा नहीं मानूंगी, मैं उसको पुरुष ही मानूंगी, ये आईपीसी कहती है। उसके बाद सेक्शन 11 आपके व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। व्यक्ति की डेफिनेशन में इसमें कहा है कि अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी संगम आ गया या कोई भी व्यक्ति निकाय आ गया, व्यक्ति निकाय के बारे में इसमें कहा गया है कि या तो वो निगमित हो सकता है या वो अनिगमित हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 12 आपकी लोक पब्लिक के बारे में डिस्क्राइब करी। पब्लिक कहता है कि भाई कोई भी लोक या समुदाय, अब लोक के संबंध में हम बात करें तो कोई भी सामाजिक कोई भी वर्ग हो गया जिसमें सामाजिक स्थिति आ गई, और समुदाय के बात में बात करें तो कोई भी रिलीजन आ गया, इससे संबंधित प्रोविजन। सेक्शन 13 आपका निरसित हो चुका है। सेक्शन 14 आपका सरकार के सेवक में बात कर रहा है कि सरकार का सेवक क्या है। तो देखिए सरकार के सेवक के बारे में इसने बताया कि सरकार के प्राधिकार द्वारा या फिर भारत के भीतर उस रूप में बने रहने देने के लिए नियुक्त किया गया या नियोजित किया गया किसी भी ऑफिसर या सेवक का घोतक रहेगा। तो यानी 3 बातें इसने कही। पहली चीज कि सरकार के प्राधिकार द्वारा नियुक्त किया हुआ होना चाहिए। दूसरा, या तो नियुक्त किया जा सकता है या नियोजित भी किया जा सकता है, ऐसा कहा गया। उसके बाद हम बात करें सेक्शन 15-16 निरसित हो चुके हैं। सेक्शन 17 में आपकी सरकार की डेफिनेशन दी हुई है। सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय वस्तु बताई गई है। उसके बाद इंडिया की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 18 में, जिसका मतलब समझाया है कि संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र। उसके बाद सेक्शन 19 में आपके जज के बारे में बताया गया है कि न्यायाधीश की जो परिभाषा है वो क्या रहेगी। तो देखिए न्यायाधीश किसको कहा गया है, इसको आप 4 पॉइंट के हिसाब से पॉइंट करिए। एक दूसरी चीज़, आप जब भी क्लास लेने बैठते हैं तो आप अपना डायरेक्ट ज़रूर साथ में लेके बैठें और पॉइंट को नोट आउट करते चलें। सेक्शन 19 क्या कहता है कि न्यायाधीश कौन होगा। तो देखिए जो पद रूप से न्यायाधीश है या फिर जो विधिक कार्रवाई यानी जो लीगल प्रोसीडिंग है, चाहे वह सिविल हो सकती है चाहे वह क्रिमिनल हो सकती है, अंतिम रूप से निर्णय लेने की उसके पास पावर हो तो वो क्या कहलाएगा, न्यायाधीश कहलाएगा। उसके बाद अगर वो निर्णय ले लिया या फिर निर्णय नहीं लिया लेकिन जिसने उसकी अपील की और अपील करने के बाद उसका आदेश अंतिम हो जाए, वह भी न्यायाधीश है। या फिर जिसका निर्णय अन्य अधिकारी के द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मृत्यु दंडादेश देने का अधिकार सेशन कोर्ट को नहीं दिया गया तो क्या वो न्यायाधीश नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हाई कोर्ट उसको पुष्ट कर देता है, यानी मृत्यु दंडादेश को हाई कोर्ट पुष्ट कर देता है। जैसे ही बात हुई तो ये चीज शुरू हो जाती है यहाँ पर। चलिए उसके बाद हम बात करें आगे, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अब यहाँ पर 4 तरह के व्यक्तियों को क्या माना गया है, न्यायाधीश माना गया है कि 4 तरह के अगर कोई व्यक्ति है यानी वो पद से न्यायाधीश हो सकते हैं, वो अंतिम निर्णय लेने के लिए सशक्त हो सकते हैं। दूसरा, अगर वो अंतिम निर्णय लेने के लिए सशक्त नहीं है लेकिन फिर भी उनका पुष्ट करने पर यानी उनके जो आदेश हैं उनको पुष्ट करने पर क्या कर दिया जाएगा, अंतिम निर्णय कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 20 के अंदर न्यायालय की डेफिनेशन दी गई है कि न्यायालय किसको माना गया है। तो देखिए पहली चीज कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा पर्सन जिसे अकेले न्यायिक कार्य करने के लिए क्या किया गया है, विधि के अनुसार सशक्त किया गया है, या फिर उसे निकाय के रूप में विधि का कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, तो उसको क्या माना गया है, न्यायालय माना गया है। अब न्यायालय खुला भी हो सकता है। अब खुला न्यायालय का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, नहीं। खुला न्यायालय का मतलब है कि वहां पर व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। चलिए सेक्शन 20 तक हमारी बात हो गई है। उसके ऊपर आगे बात करेंगे हम सेक्शन 21 के ऊपर। सेक्शन 21 आपका पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है कि लोक सेवक कौन कौन होंगे। तो देखिए भारतीय दंड संहिता में हमें 12 प्रकार के लोक सेवकों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो एक एक के विस्तार पूर्वक बात करेंगे। पहला आपका निश्चित किया हुआ है, दूसरा हर आयुक्त ऑफिसर, तीसरा हर न्यायाधीश,
चौथा, न्यायालय का हर ऑफिसर। पांचवा कह रहा है कि अगर कोई भी जूरी सदस्य, असेसर, पंचायत का सदस्य, न्यायालय की सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति क्या रहेगा, लोक सेवक माना जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको न्यायालय ने मामला निर्देशित किया है, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल ले सकें तो पुलिस अधिकारी माना जा सकता है या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी माना जा सकता है। जैसे सीआरपीसी कहती है कि पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार कर सकता है और प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद कह रहा है कि सरकार का हर ऑफिसर जिसका कर्तव्य क्या है, अपराधों का निवारण करना और अपराधों की इत्तला देना। यानी यहाँ पर कौन से प्रोविजन की बात हो गई, सीआरपीसी के सेक्शन 37 एंड 39 के प्रोविजन की बात कर रहा है। उसके बाद हर ऑफिसर जिसका कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे या प्राप्त करे, ऐसा व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। उसके बाद हर ऑफिसर जिसका कर्तव्य है कि धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति ग्रहण करे, यानी किसी व्यक्ति को संपत्ति ग्रहण करने का भी अधिकार हो तो वो लोक सेवक माना जाएगा। जैसे सीआरपीसी में सेक्शन 102, 104 एंड 105 ये सभी बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को संपत्ति धारण करने के प्रोविजन है। 11वें नंबर पे है कि हर व्यक्ति जो ऐसा कोई पद धारण करता हो जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार करने व प्रकाशित करने, यानी इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में काम कर रहा है या फिर सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है, वह भी क्या माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। देखिए लोक सेवक की डेफिनेशन आपकी मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे इसका एक एक पॉइंट आप याद कीजिएगा। चलिए सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। मूवेबल प्रॉपर्टी का तात्पर्य यहाँ पर यह बताया गया है, हर भांति की मूर्त संपत्ति, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो और भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो तो वो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। अर्थात ऐसी कोई वस्तु जो भूमि से अटैच की गई है वो किस में नहीं आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। वो किस में मानी जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी में मानी जाएगी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई आपके टेबल हो गया, चेयर हो गई, या फिर ऐसी वस्तु जो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जा सकता है। जैसे दरवाजा है, दरवाजे जब तक उसको दरवाजे को दीवार से हटाया नहीं जाता वो तब तक मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। जैसे ही आपने उस दरवाजे को दीवार से हटा दिया वह जंगम संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन 23 कहता है कि सदोष अभिलाप, रॉन्गफुल कन्फर्म, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप जिसका वैध रूप से प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या नहीं है, अधिकारी नहीं है। और सदोष हानि का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से उठाने वाला व्यक्ति हकदार है ना। तो ये सदोष लाभ और अभिलाभ की बात कर रहे हैं। देखिए आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि आईपीसी की जो डेफिनेशन प्रोविजन है वो आईपीसी का जड़ है। क्यों है, क्योंकि जैसे ही आपके मेंस एग्जाम में या फिर प्रारंभिक एग्जाम में कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है तो जब तक उस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में आपका जो मस्तिष्क है वो डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो जो ऑफेंस बन रहा है वो आईपीसी के कौन से सेक्शन के आधार पर बन रहा है। ओके, उसके बाद हम सेक्शन 24 पे आते हैं। सेक्शन 24 कहता है कि बेईमानी किसे कहते हैं। तो देखिए बेईमानी किसे कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है ना जो इस आशय से काम कर रहा है कि एक व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे और दूसरे व्यक्ति को कोई लाभकारित करे, उस व्यक्ति के इंटेंशन को बेईमानी पूर्वक इंटेंशन कहा गया है। उसके बाद सेक्शन 25 आपका कपट पूर्वक के बारे में बात कर रहा है। तो कपट पूर्व में यही है कि उस बात को कपट करने के आशय से किया जाए तो वह कपट पूर्वक कहलाएगा। उसके बाद सेक्शन 26 में आते हैं। तो सेक्शन 26 कहता है कि विश्वास करने का जो कारण है वो क्या रहेगा। तो देखो कि जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण या हेतु रखता है तब उस पर विश्वास किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 28 कूटकरण के बारे में बात करता है कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति को
दूसरी चीज के सदृश, यानी पहली चीज को दूसरी चीज के साथ इस आशय से परिवर्तन करता है कि उस चीज को परिवर्तन करने से क्या हो जाएगा, प्रवंचना हो जाएगी, तो वो क्या मानी गई है, कूटकरण माना गया है। कूटकरण से संबंधित, कूटरचना संबंधी हमारा पर्टिकुलर एक चैप्टर भी दिया हुआ है सेक्शन 463 से लेके 477A तक। चलिए, उसके बाद सेक्शन 29 दस्तावेज के बारे में बात कर रहा है कि डॉक्यूमेंट होंगे वो क्या होंगे। तो देखिए, किसी भी पदार्थ पर, चाहे वो अक्षरों के द्वारा हो, चाहे वो अंक के द्वारा हो, चाहे वो चिन्हों के साधन द्वारा हो, या फिर इनमें से किसी के भी द्वारा अभिव्यक्त रूप से वर्णित किया गया हो, वह क्या माना गया है, डॉक्यूमेंट माना गया है। और ऐसे डॉक्यूमेंट को दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। देखिए, आईपीसी के साथ साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी दस्तावेज की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है, जिसमें दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दोनों के बारे में बात की गई है। चलिए, सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बात करता है। सेक्शन 31 आपके बिल बताता है कि वसीयत का घोतक, मतलब वसीयत क्या रहेगी। उसके बाद सेक्शन 32 कहता है कि अवैध लोप किसे कहा गया है, तो कोई भी कार्य जिसके अंदर निर्दिष्ट करने वाले हैं उनका लोप है, वो अवैध लोप कहलाता है। उसके बाद सेक्शन 33 एक्ट एंड ओमिशन के बारे में बताता है, यानी कार्य और लोप। तो कार्य शब्द के अंदर कार्यवाली आएगी और लोप शब्द के अंदर लोपावली आएगी। चलिए, सेक्शन 34 यहाँ पर आपका कॉमन इंटेंशन बताता है कि जो संयुक्त आशय होते हैं ना, उनके अपराध कैसे बनते हैं, उनके बारे में बताता है। तो देखिए, सेक्शन 34 कह रहा है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध वो कैसा रहेगा। तो देखिए, कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उस व्यक्ति के द्वारा, यानी उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया हर एक अपराध ऐसे माना जाएगा कि उनमें से हर एक ने पर्सनली वो कार्य किया हो। ठीक है, तो मानो उस व्यक्ति ने स्वयं ने वो काम किया हो, तो इसी तरह से वो अपराध के लिए दंडनीय माने जाएंगे। ओके, उसके बाद सेक्शन 35 कहता है कि कोई भी कार्य जो आपराधिक आशय या ज्ञान से किया गया है, या फिर उस आपराधिक आशय या ज्ञान के आधार पर वो व्यक्ति उस अपराध के अंदर सम्मिलित हुआ है, तो वह व्यक्ति उसी प्रकार दायी होगा मानो उस व्यक्ति ने अकेले उस कार्य को किया है। उसके बाद सेक्शन 36 पे हम बात करें तो सेक्शन 36 कहता है कि अगर कोई भी कार्य अंशतः कार्य या फिर अंशतः परिणाम के आधार पर किया गया है, तो वो वैसे ही दायी होगा जैसे उस व्यक्ति ने वह कार्य किया है। ओके, सेक्शन 37 कहता है कि एक काफी सारे कार्यों में से एक कार्य में सहयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर भी उस व्यक्ति को उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे मानो उसने वो अपराध खुद ने किया है। उसके बाद सेक्शन 37 काफी सारे लोगों में काम करने के बाद एक व्यक्ति ने उस काम को किया है, तो वो। उसके बाद सेक्शन 39 वॉलंटरी के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई स्वेच्छापूर्वक कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है उसके बारे में ये। उसके बाद सेक्शन 40 अपराध की डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 41 कहता है कि आपकी जो स्पेशल लॉ होगी वो क्या होगी, यानी विशेष विधि क्या होगी। तो विशेष विधि आपकी विशिष्ट विषय के ऊपर लागू होती है। सेक्शन 42 आपका स्थानीय विधि के बारे में कहता है कि किसी विशिष्ट भाग के ऊपर लागू होगी। 43 के अंदर अवैध के बारे में बताता है, यानी अवैध क्या रहेगा, इल्लीगल जिसे बोलते हैं, तो या तो वो अपराध हो सकता है या फिर विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो सकता है, सिविल कार्यों के लिए आधार उत्पन्न करती हो, या उस व्यक्ति को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध है, तो उसको क्या माना गया है, अवैध माना गया है। सेक्शन 44 इंजरी की डेफिनेशन है, जिसमें शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित की जाती है, वह आपकी इंजरी होती है। सेक्शन 45 में लाइफ को परिभाषित किया गया है। 46 में डेथ को परिभाषित किया गया है। 47 में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। 48 में जलयान के बारे में बताया गया है। और 49 में वर्ष और मास, इसके बारे में कहा गया है कि वर्ष और मास को ऐसे माना जाएगा जैसे ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार। और यही प्रोविजन आपका लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 24 भी कहता है कि ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार वर्ष और मास को गिना जाएगा।
सेक्शन 50 धारा को परिभाषित करता है। सेक्शन 51 आपको शपथ के बारे में कहता है। तो कोई भी व्यक्ति जो प्रतिष्ठापित सत्यनिष्ठ या प्रतिज्ञान करने के लिए वैध रूप से हो। और सेक्शन 42 आपका सद्भावना पूर्वक, यानी ऐसा कोई कार्य जो सम्यक सतर्कता और ध्यान में किया गया हो, वह क्या माना गया है, सद्भावना पूर्वक कार्य माना गया है। सेक्शन 52A हार्बर के बारे में बताता है कि संचय की परिभाषा क्या रहेगी। तो ऐसा कोई कार्य जिसमें किसी अपराध के अंदर किसी व्यक्ति को आप रहने के लिए जगह दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अपराध करने में उसकी सहायता कर रहे हैं, उसको छुपाने में उसका प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हार्बर देना बोलते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि किसी पति या पत्नी को यहाँ पर दंडित नहीं किया जाएगा, यानी अपराध से बचाने के लिए पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। हार्बर की डेफिनेशन आईपीसी में और भी बहुत सारी जगह दी हुई है, जैसे सेक्शन 130 में, 212 में, सेक्शन 216A में, 216 में, 157 में और 136 के अंदर ये सभी डेफिनेशन वहां पर दी गई है। ये आपका जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट था, जिसमें जनरल इलस्ट्रेशन बोल सकते हैं जिसको, सेक्शन 1 से लेके 52A तक, यानी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है। इसके आगे हम आगे वाले डेफिनेशन पार्ट के ऊपर ही बात करेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जैसे मैंने आईपीसी के अंदर आपको शुरुआत में बताया है कि सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद उसके पनिशमेंट पे बात करेंगे, उसके बाद उसके डिफरेंस वाले पॉइंट पे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे ऑफेंस है जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जाते हैं या कौन से ऐसे ऑफेंस है जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किए जाते हैं। उसके पश्चात में और भी अगर कोई रिमेनिंग चीज़ें बचती हैं, यानी केस लॉज वगैरह हो गए, तो इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, डेली के डेली हम 25 या 20 या 30 या ऐसे कुछ सेक्शन लेके चलेंगे। आधे घंटे की क्लास रहेगी जिसमें, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ इसकी तैयारी करेंगे और आप सभी को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। विषय कंप्लीट होने के बाद में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का एक क्लास लेके आएंगे और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, आपको सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू सो मच।